ओके, लेक्चर 15 है ना ये? हाँ ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो हमने क्या देखा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज एयर एंड मे बी दिस इज वाटर लेट्स से, या फिर ग्लास भी हो सकता है। तो हमने क्या देखा है कि यहां पर जो भी स्पीड है लाइट की और यहां पर जो भी स्पीड है लाइट की वो अलग होती है। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है किसी दूसरे मीडियम के मुकाबले, तो हम बोलते हैं कि यार जिसमें कम है ना स्पीड, दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में स्पीड कम है उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं, जिसमें कंपैरेटिवली ज्यादा उसको ऑप्टिकली रेयरर बोलते हैं। अब रेयरर एंड डेंसर ऑफ कोर्स एक यू नो कंपैरिजन है इसके और इसके बीच में, ठीक है? कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ, अब देखो तो क्या होता है, लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। वो सीधा यूजुअली नहीं जाती है, सीधा यूजुअली नहीं जाती है अनलेस अनलेस उसका इंसिडेंस नॉर्मल हो। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो सीधे के सीधे निकल जाएगी। अदरवाइज किसी भी और एंगल पे अगर इंसिडेंस होगा, लेट्स से 10 डिग्री 20 डिग्री, अभी इंसिडेंस किसके साथ बोल रहा हूं मैं? विद द नॉर्मल कि भाई ये हवा है, ये पानी है, ये दोनों के बीच का सरफेस है, इसको इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस का जो नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर अंदर घुसने के बाद ये जो रे है थोड़ा सा या तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फिर ये नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो रे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बेसिकली, कि भाई देखो कोई भी रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो वो दूसरे मीडियम में चली तो जाएगी, बट उसका थोड़ा सा पाथ चेंज हो जाएगा। इट माइट बेंड अ लिटिल, सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड होके फिर चली गई सीधा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा कि लेट्स से दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। मीडियम 2 अगर ऑप्टिकली डेंसर है तो यहां पर क्या होता है, इंसिडेंट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होता है? towards the normal. टुवर्ड्स द टुवर्ड्स नॉर्मल। द नॉर्मल। हाँ, तो मैं इसको एकदम क्लियरली स्टेट करता हूं। अगर मीडियम 2 डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1, तो क्या होता है, ये इंसिडेंट रे यहां पर सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो लाइन है, कौन सी वाली लाइन, हरे रंग से बना देता हूं, दिस इज द नॉर्मल। ओके, और जब मीडियम 2 ऑप्टिकली रेयरर है कंपेयर्ड टू 1, आई रिपीट, जब मीडियम 2 ऑप्टिकली रेयरर है कंपेयर्ड टू मीडियम 1, तब क्या होता है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा सा उस तरफ मिलती है अपने को कि भाई जो इंसिडेंट रे इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। सही है? तो ये बताओ, अगर मान लो एंगल 10 डिग्री है, इंसिडेंस एंगल 10 डिग्री है, और रिफ्रैक्टेड एंगल मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज लेट्स से 6 डिग्रीज, तो कौन सा मीडियम डेंसर है ऑप्टिकली डेंसर, 1 और 2? मीडियम 1 ऑप्टिकली डेंसर है कि मीडियम 2 ऑप्टिकली डेंसर है? तो मीडियम 2 ना। The medium two denser है. मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर, क्यों? बिकॉज सीधा जाने की बजाय थोड़ा सा एंगल घट गया। एग्जैक्टली, ये एंगल 6 डिग्री रह गया, सीधा जाती तो 10 डिग्री रहता एंगल। अगर मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 16 डिग्री हो जाता, तो अब ऑप्टिकली डेंसर कौन सा वाला होगा? 1 वुड बी ऑप्टिकली डेंसर एंड 2 वुड बी ऑप्टिकली रेयरर। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं रिफ्रैक्शन की, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी मैंने बातें करी हैं ये सारी चीजें मैं लिखूंगा, डू नॉट वरी। किसी को अगर ना समझ में आई हो मैं लिखूंगा, तब रीड कर लेना, फिर भी ना समझ में आए मुझे बता देना। सो यहाँ पर ये एक इंटरफेस बनाया मैंने दो मीडियम्स के बीच का। इस तरफ कोई एक मीडियम है, मीडियम 1, दूसरी तरफ कोई दूसरा मीडियम है, और ऑफ कोर्स दो मीडियम्स के बीच में एक बाउंड्री तो होगी ही, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। सो दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। इसको एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऐसा बोल सकते हो। फिर यहां पर मैं इस जगह पर एक नॉर्मल बनाता हूं टू द
इंटरफेस या फिर रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है उस पे मैं एक नॉर्मल बना रहा हूं, ये बना दी मैंने नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। मैं इंसिडेंट रे दिखाता हूं, लेट्स से ये आई हमारी इंसिडेंट रे, इस तरफ आई, दिस इज द इंसिडेंट रे, और फिर अब ये सीधा जाने की बजाय या तो इस तरफ मुड़ जाएगी या फिर इस तरफ मुड़ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन मीडियम 2 कैसा है कंपेयर टू मीडियम 1। क्या मीडियम 1 के मुकाबले ऑप्टिकली डेंसर है कि ऑप्टिकली रेयर है, उस चीज पे डिपेंड करेगी। फिलहाल अंदर की तरफ बना देता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो अभी हम जल्दी से डेफिनेशन लिख देते हैं रिफ्रैक्शन की, कि व्हेन अ लाइट रे enters from one medium into another, it undergoes some form of bending or deviation. This bending is called refraction. जल्दी से लिख देते हैं। देखो ऑल्दो हमने ऐसा लिखा है कि वो जो बेंडिंग होती है उसको रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, बट अगर मान लो कि रे सीधी की सीधी चली जाए, यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस था और फिर सीधी अंदर चली जाए, तो भी इसको रिफ्रैक्शन बोल लेंगे, ठीक है, बिकॉज इट फॉलोज ऑल द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ इसमें उसमें अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो सीधी के सीधी पास हो जाएगी, देयर वुड बी नो बेंडिंग एंड स्टिल इट वुड बी कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब देखो ये बेंडिंग होती क्यों है, दिस बेंडिंग टेक्स प्लेस बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग स्पीड है लाइट की, दोनों मीडिया में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट है, इसलिए ये बेंडिंग होती है। दिस बेंडिंग टेक्स प्लेस बिकॉज the speed of light is different in the two media. But how can speed of light be different? It can be. Sir, I had a question. हाँ बोलो। Sir, is it that due to this change in speed of light, the wavelength? So, like I'm asking, is the change in speed of light caused by the change in wavelength or vice versa? देखो हम कह नहीं सकते किस चीज की वजह से क्या होता है, बट यस बोथ थिंग्स चेंज, वी भी चेंज हो जाता है, लैम्डा भी चेंज हो जाता है। हाँ sir, We have a क्योंकि formula. frequency But how change हो can नहीं सकता. velocity change, sir? It is not See, it's- possible, no, sir. It may It be is because possible. like in friction, sir, the velocity अरे- will be this much, but it opposes. अरे सुनो, V is equal to F lambda. मेरी बात सुनो यार, we have multiple proofs for this that speed of light is different in different media. In fact एक proof है रिफ्रैक्शन का, बेसिकली स्नेल्स लॉ का, जो कि इस एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशनशिप निकालता है। तुमने स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा ना, mu1 sin i is equals to mu2 sin r, Yes, sir. है ना? So sin No. I upon Yes, sir. sin R is constant for a given pair of Sir. medium. Yes, तो sir. For a given. उसके दो प्रूफ्स हैं, उसके दो प्रूफ हैं। एक है यूजिंग फर्मैट्स प्रिंसिपल, एक है यूजिंग फर्मैट्स प्रिंसिपल, एक है यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। सर रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? नहीं नहीं नहीं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट नहीं। अच्छा, फर्मैट्स प्रिंसिपल में यूज कर सकते हो रिवर्सिबिलिटी। अब सुनो, अब यहां पर क्या है, बोथ दीज प्रूफ्स इन्वॉल्व द अजम्पशन कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन द टू मीडिया, ठीक है। और फिर उससे हम ये प्रूफ कर पाते हैं। स्नेल्स लॉ तुमने सच माना हुआ है, तुम्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई स्नेल्स लॉ के दोनों प्रूफ्स में हम अलग अलग स्पीड यूज करते हैं और एकदम मस्त स्नेल्स लॉ डिराइव होके आता है। प्लस हमारे पास यार मल्टीपल प्रूफ्स भी हैं कि ऐसा होता है कि यहाँ पर अलग टाइम लेती है
लाइट एक डिस्टेंस ट्रैवल करने में और यहाँ पर अलग टाइम लेती है एक सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में। फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. It may be like absorption and emission happens, no, sir. No. In the Not media. absorption. No. Absorption emission अलग चीज है, चेंज इन स्पीड अलग चीज है, ठीक है? चेंज इन स्पीड अलग चीज है। No, ये sir. बताओ, When the मेरी light बात ray सुनो। passes, it goes to the atom and then it absorbs and emits, sir. Does that happen like Sir, that? the change in speed is not related to losing energy. देखो यार, Okay. क्या वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है लाइट? Yes. Yes, sir. क्या वैक्यूम में कोई एटम्स हैं? No. Sir, maybe 1 or 2 atoms will be there. No. अरे Vacuum, कोई definition atoms of vacuum. What is the So why does definition it of lose vacuum, energy? Why Samarai? does it slow down in a different medium? वैक्यूम But की no vacuum- vacuum are vacuum- perfect actually. ठीक है, एनीवेज परफेक्ट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है लाइट की नहीं ट्रैवल कर सकती है? बताओ। It will be able to travel, sir. It will be Because able to travel. Are there any atoms in a perfect vacuum? no, sir. No. So क्या लगता है तुम्हें लाइट के ट्रैवल का उन एटम से, जो तुम बोल रहे हो कि एक एटम No, sir. absorb I mean, करता there will be atoms in. If there was some medium in that, it should pass through the atoms, no, sir. ओके, हम माइट भी यार, आई डोंट नो, हो सकता है ऐसा कुछ हो जो तुम बोल रहे हो, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तुम एक बार देख लेना यार इसको ऑनलाइन रीड करके, हो सकता है ऐसा हो, यू कैन जस्ट कंफर्म, एंड अगर कोई लिंक मिले यू कैन सेंड इट ऑन द ग्रुप में भी, मैं भी Okay, रीड कर sir. लूंगा। एनीवेज देखो, अभी आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है उसमें क्या होता है, दूसरे मीडियम के मुकाबले स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो यहाँ पर मैं ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मीनिंग क्या है, एक तरह से बोल दो, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज लोअर इन मीडियम 2, भाई आई होप सब लोग साथ के साथ लिख रहे हो, रिलेटिव टू medium 1, then medium 2 is called optically denser medium, and medium 1 is called optically rarer medium. अब देखो, ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं कि कोई ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकली रेयरर है, ये वॉल्यूम डेंसिटी से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है, वॉल्यूम डेंसिटी से इसका ज्यादा लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल है हमारे पास, वी हैव एन एग्जांपल, टर्पेंटाइन वर्सेस वाटर, टर्पेंटाइन वर्सेस वाटर। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेंस है वॉल्यूम डेंसिटी के मुकाबले? लेट्स से Sir, what is Turpentine. turpentine? Oil. Water is type of oil, it's a type of oil. turpentine. क्या ये water is more dense, right? Sir, water is more dense. So this is more dense, but optical density की बात करें तो वो इसकी ज्यादा है। फिजिकल डेंसिटी मतलब वॉल्यूम डेंसिटी की बात करें कि यार कितनी ज्यादा मास है पर यूनिट वॉल्यूम, वो वाटर में ज्यादा है। बट स्पीड ऑफ लाइट कम किसमें, स्पीड ऑफ लाइट कम इसमें, तो ये ऑप्टिकली डेंसर है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? वॉल्यूम डेंसिटी क्या बताती है तुम्हें कि पर यूनिट वॉल्यूम कितनी ज्यादा मास शिप है, कितना भारी है पर यूनिट वॉल्यूम, वो है वॉल्यूम डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी बस ये बताती है कि यार यहाँ पर लाइट को चलने में कितनी ज्यादा मुश्किल होती है, कितना धीरे चलती है, जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा उतना धीरे चलेगी लाइट। So does Up- optical density, does it matter how big the sample size of the thing is? Like, No, No, it does not depend on that. It's an intrinsic property. It does not depend on the shape, size, or anything else, any other dimension of the material. ठीक है, वो material की intrinsic property है। ठीक है, तुम लोगों को केमिस्ट्री में intrinsic, extrinsic properties के बारे में yes, थोड़ा sir, बहुत पता है? that's only why I asked. Intensive and extensive properties. Yes, sir. ठीक है, ये वाला पेज कॉपी कर ले सब लोगों ने। सर एक सेकंड लास्ट है Sir, अपने। 1 minute.
कुछ मुझे रिपीट करना है क्या? No, sir. लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हम लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। यार ये जो लाइट अंदर जाती है और थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो यार ये एग्जैक्टली क्या लॉ फॉलो करती है? ये रैंडमली मुड़ती है कि कुछ स्पेसिफिक तरीके से मुड़ती है? तो इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो देखो इसके पहले मुझे ना म्यू डिफाइन करना पड़ेगा। म्यू म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज सी। सी की वैल्यू तुम लोगों को याद होगी, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। किसी भी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम ही होती है हमेशा। हवा में ऑलमोस्ट वैक्यूम के बराबर होती है, बट स्टिल स्लाइटली लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। पानी में और कम होती है, ग्लास में थोड़ा सा और अलग, ठीक है। कंपेयर टू एयर इट इज लेसर इन वाटर एंड लेसर इन ग्लास। तो अब देखो हम क्या बोलते हैं, कोई भी मीडियम है उसमें जो भी स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज म्यू टाइम्स स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो भी स्पीड है उसके मुकाबले कुछ मल्टीपल कम है, किसी फैक्टर से कम, 2 गुना कम हो गई, 3 गुना कम हो गई, एंड सो ऑन। तो जो फैक्टर ना जितने गुना से कम है, जितने मल्टीपल टाइम्स कम है इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, दैट मल्टीपल इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो फॉर एग्जांपल वाटर का तुम्हें पता है कि क्या है होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इज इट अराउंड 4/3? ऐसा कुछ होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो Sir, हम बोलो 1.303. हाँ 1.33 के आसपास मान लो। तो अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 4/3। तो ये बताओ ये जो भी स्पीड आएगी ये सी से बड़ी आएगी कि सी से छोटी आएगी? तो छोटी आएगी। Sir, छोटी सी से छोटी आएगी। कितने मल्टीपल्स छोटी आएगी? 4/3 टाइम्स छोटी, हाँ कि ना? 4/3. Yes, sir. 4/3 टाइम्स स्मॉलर। तो वो जो 4/3 का फैक्टर है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। फॉलो किया सब लोगों ने? अब देखो इसके बारे में भी मैं लिखवा दूंगा, डू नॉट वरी, बट पहले मैं बेसिक जो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के व्हिच इन्वॉल्व द यूज ऑफ म्यू वो लिखवा देता हूं। तो यहाँ पर पहला लॉ तो क्या है कि भाई अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, हाँ बोलो। 3/4 टाइम्स भी नहीं होगा। नहीं 4/3 टाइम्स स्मॉलर, 4/3 टाइम्स स्मॉलर। कितने गुना कम? फॉर एग्जांपल मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपए वर्सेस किसी के पास 50 लाख रुपए। तो जिसके पास 50 लाख है तुम बोलोगे 1 करोड़ वाले के मुकाबले इसके पास 2 गुना कम है, हाँ कि ना? 2 टाइम्स स्मॉलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लाइट ऐसे निकल गई, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल। तो यहाँ पर पहला लॉ तो क्या है? पहला लॉ बहुत सिंपल है। पहला लॉ बोलता है कि भाई ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये और ये इस प्लेन में और ये कहीं ऊपर हवा में जा रही है, वैसा नहीं होगा। सारी चीजें एक सिंगल पेपर पे बना सकते हो तुम। ये तीनों रेज जो हैं, ये तीनों जो लाइंस हैं, इनको तुम एक सिंगल पेपर पे बना सकते हो, सेम प्लेन में है। सेम लॉ रिफ्लेक्शन के लिए भी वैलिड था, याद है? Yes. Yes, sir. यस सर। ओके
अब देखो जो सेकंड लॉ है वो भी लिख देता हूँ, पहले फर्स्ट लॉ स्टेट कर देता हूँ यहाँ पर। सो दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ2 है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो स्टेट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट लॉ सेज इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal lie in the same plane. ये पहला लॉ है। रिफ्लेक्शन में भी था ये वाला लॉ। अब दूसरा लॉ, रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई इंसिडेंट रे आई, जो भी एंगल उसने नॉर्मल के साथ बनाया वही एंगल वो रिफ्लेक्ट करके नॉर्मल के साथ बना देती है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मेक द सेम एंगल विद द नॉर्मल व्हिच इज थीटा थीटा। यहां पर वैसा नहीं है। यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एंगल है ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ दैट इज स्नेल्स लॉ, जो तुम्हें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन आई एंड आर, आई और आर के बीच में। रिफ्लेक्शन के टाइम तो बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप था, आई इज इक्वल टू आर रिफ्लेक्शन के टाइम। रिफ्रैक्शन के टाइम थोड़ा सा अजीब सा रिलेशनशिप है जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज स्नेल्स लॉ। अब इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 बाई μ1 इंटू साइन आर, ऐसे लिख सकते हो। अब कई बार क्या होता है, इस चीज को हम μ2,1 लिख देते हैं। μ2,1 इसका मतलब क्या है कि भैया जो मीडियम 2 है उसका मीडियम 1 के मुकाबले कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फॉर एग्जाम्पल इनमें से किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 4 है और किसी एक का है लेट्स से 2, तो हम बोलेंगे μ2,1 इज इक्वल टू 2 कि भाई मीडियम 2 इज ट्वाइस एज ऑप्टिकली डेंसर एज मीडियम 1। फॉलो कर रहे हो? तो इसी को कई बार अलग से इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, साइन आई इज इक्वल टू μ2,1 इंटू साइन आर। ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब यहाँ पर मैं डिब्बे में ओरिजिनल वाली चीज को बंद कर देता हूँ, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, बाकी सब तो टाइम पास है, ये मेन है, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। अभी बाकी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख देता हूँ और ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर μ1 and μ2 are the refractive indices of the two media. μ2,1 is the relative refractive index of सर सिर्फ mu1 mu2 एब्सोल्यूट हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू एयर। μ1 and μ2 are absolute with respect to vacuum, with respect to vacuum, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पर मैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से डिफाइन है। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के मुकाबले म्यू टाइम्स कम होती है और इस म्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो कहना है इससे म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी कि भैया वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है अपॉन जो भी गिवन मीडियम है इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उससे हमें इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी व्हिच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम।
अब देखो स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ कोर्स एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमेंशनलेस है, वो डायमेंशनलेस है, ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या मैं बताता हूँ। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दूंगा। So normally for something like this, we would take like v with respect to c. Now why did they take c with respect to v? Is it because they wanted it like to not be in like point 0 point something? जी यार डेफिनेशन यही है कि मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के मुकाबले किसी फैक्टर से कम है। वो जो फैक्टर है दैट इज डिफाइंड एज Okay, रिफ्रैक्टिव। okay. Got it. So like what factor of the normal speed is it? एग्जैक्टली। Sir. ठीक है भाई देखो, Sir, हाँ बोलो। sir, can you repeat what that mu2, 1 represents? हाँ वही चीज मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ भाई, वही चीज मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है Okay. सब लोग देखो, आई एम डिफाइनिंग म्यू 2, 1। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 1, एंड यहाँ पर मीडियम 2। यहाँ पर लाइट आई, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है v1। फिर जब लाइट इस मीडियम में घुस गई, लेट्स से दैट इज v2। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई दिस v2 इज अ फैक्टर टाइम्स स्मॉलर देन v1। v1 के मुकाबले किसी फैक्टर से कम है। उस फैक्टर को क्या बोला है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिलेटिव कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज म्यू 2, 1। तो लेट्स से कोई तुमसे बोलते कि भाई ये वाला मीडियम 1.5 टाइम्स ज्यादा डेंसर है देन मीडियम 1, तो वो इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ज्यादा डेंसर इन द सेंस ऑप्टिकली डेंसर की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, यहां पर अगर लाइट आ रही है v1 स्पीड से, तो यहां पर v1 के मुकाबले 1.5 टाइम्स स्मॉलर होगी स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आया सब लोगों को? अरे जल्दी बोलो। Yes, तो यहां sir. पर क्या होगा, v2 is some factor times smaller than v1। v1 अपॉन समथिंग है, और वो जो फैक्टर है उसको हम बोलते हैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू मीडियम 1 की मीडियम 1 के मुकाबले कितना ज्यादा है। अब देखो यहां पर क्या आएगा तुम्हारे पास, म्यू 2, 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 आ जाएगा। देखो v1 खुद में c बाई म्यू 1 है, और ये c बाई म्यू 2 है। ये खुद में c बाई म्यू 1 है, और डिनोमिनेटर खुद में c बाई म्यू 2 है। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू 2, 1 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। सही है? क्या बोलते हो?
हाँ सर। तो ये डेफिनेशन हो गई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 1.6 है और इसका 1.2 है, तो मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हो जाएगा 1.6 अपॉन 1.2. 1.6 upon 1.2 is the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. सबको क्लियर है? Sir, हाँ बोलो. sir, I didn't get this first part. V2 is V1 by mu2 comma 1. सॉरी वापस बोलो. सर ये जो पहला लिखा है ना आपने V2 is equal to V1. हाँ I didn't get this. हाँ देखो, मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v1 है और अगले मीडियम में जाने के बाद स्पीड ऑफ लाइट v1 के मुकाबले अपॉन 2 हो जाती है, तो ये बताओ मीडियम 1 डेंसर है कि मीडियम 2 डेंसर है? Which one is denser? Medium 2. मीडियम 2, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट घट गई है और फर्दर घट गई है. मीडियम 2 में घट चुकी है स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 के मुकाबले. कितने फैक्टर से घट चुकी है? जितना उनका वो रिलेटिव डेंसिटी 2 के फैक्टर से घट चुकी है. 2 के फैक्टर से घट चुकी है, तो ये जो 2 का फैक्टर है इसको हम बोलते हैं कि भैया मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिलेटिव कितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. यार एक बार ना मैं म्यूट करता हूं सबको, थोड़ा नॉइज आ रही है. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि से ऐसा हो जाए कि v1 यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ की स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ की स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो ये वाला मीडियम है. अब ये तो मीडियम 1 की स्पीड है, ना कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अगर ऐसा कुछ दे देता कोई मुझे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन 3, तो मैं बोलता कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के मुकाबले 3 गुना कम है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, तो मैं बोलता इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3, क्योंकि हम वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग विद वैक्यूम. बट यहाँ पर अगर हम देखें द कंपैरिजन इज विद ओनली मीडियम 1 के साथ कंपैरिजन है, तो हम बोलेंगे ये जो 2 है ये हमें क्या बता रहा है कि मीडियम 2 मीडियम 1 के रिलेटिव कितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, 2 टाइम्स ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है. समझ में आया? yes. मीन सर V1 ज्यादा है ना. So V1 the ज़्यादा. first index tells us हाँ. how slower it is in comparison to vacuum light, and the second index tells us how denser it is. बिल्कुल बिल्कुल. mu1 and mu2 are the absolute refractive indices. ये बताते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम क्या होगी, c by mu1 होगी और यहाँ पर c by mu2 होगी. दिस इज v1 एंड दिस इज v2. दिस इज v2. अब अगर तुमसे कोई ये बोले कि यार v2 v1 के मुकाबले कितना छोटा है, तो v1 के मुकाबले एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब वो डिपेंड करता है. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस तो वो जो नेचर फैक्टर आप बोलते हो दैट्स ऑलवेज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स राइट, नॉट द एब्सोल्यूट. करेक्ट. अगर तुम मीडियम 1 की स्पीड और मीडियम 2 की स्पीड को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कि मीडियम 2 में जो स्पीड है लाइट की दैट इज इक्वल टू मीडियम 1 की स्पीड ऑफ लाइट अपॉन मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है, हाँ थैंक यू. ओके, कॉपी कर लिया भाई सब लोगों ने? सर न्यू की वैल्यू का रेंज क्या है? हाँ देखो, जो एब्सोल्यूट म्यू है that has to be greater than or equal to 1. It is equal to 1 for vacuum and it is greater than 1 for all other mediums. कभी भी less than 1 नहीं होगा. ठीक है सर? बोलो. सर क्या आप रिपीट करोगे? अभी आपने क्या कहा? क्या लेस देन 1 नहीं होगा? म्यू जो है म्यू which is the absolute refractive index of a medium, वो हमेशा greater than or equals to 1 होता है. Equal to 1 वैक्यूम के लिए होता है, बाकी सभी मीडियम्स के लिए ग्रेटर देन 1 होता है. सो रीजनिंग तो वही था ना जो हमने 10th ग्रेड में पढ़ा है कि लाइट का इन लाइक द स्पीड ऑफ वैक्यूम में फास्टेस्ट होती है. वैक्यूम में 1 होता है तो बाकी सब में तो उससे ज्यादा ही होना पड़ेगा. हाँ मतलब रीजनिंग सिंपल है कि यार वैक्यूम में लाइट फास्टेस्ट है, बाकी किसी भी मीडियम में वैक्यूम से ज्यादा तेज नहीं चलती है, तो किसी फैक्टर से डिवाइड ही होती है पक्का से लाइट की स्पीड, है ना? हाँ सर. ये वाला पेज कॉपी कर लिया सब लोगों ने?
Sir, 1 minute, sir. Sir, 1 minute, sir. सर हाँ बोलो। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे आपने म्यू इज लेसर देन 1 लिखा है, वो किसके लिए लिखा है? म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वो अच्छा, हाँ, एब्सोल्यूट ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हमेशा 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। 1 के बराबर है तो बेसिकली वैक्यूम ही है। हाँ सर समझा, थैंक यू। और सर 1 से लेस कब होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, 1 से लेस कभी नहीं होता है। If it was Okay, less okay. than 1, that means light is faster than that vacuum. एग्जैक्टली। ओए, लिख लिया? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सुनो, काफी ज्यादा टाइम हो गया इस पेज पे, अगले पेज पे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कुछ और चीजें बताता हूँ मैं तुम लोगों को। सबसे पहली चीज कि भाई लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है? क्या लगता है तुम लोगों को? मैंने पहले भी बताया नहीं Sir, we नहीं don't बदलती नहीं know, sir. सर। बदलती है सर। नहीं बदलती है ना? तो यहाँ पर एक रिलेशन है। पहली बात तो हमारे पास वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन v lambda and f, relation between speed of light in a medium, the wavelength of light in that medium, and the frequency of light in that medium. v is equals to lambda into f. ये हमारे पास रिलेशनशिप है। v is the speed of light in a given medium. This is the wavelength of light in that medium. And this is the frequency of light in that medium. Okay? और यहां पर मैंने एक और चीज जो पहले भी बताई वापस से लिख रहा हूं। Frequency of light does not change. Frequency of light does not change as it enters from one medium to another. As it enters from one medium into another. Frequency is dependent on the source which has produced the light. Frequency is source dependent. Next, wavelength and speed of light जो है ये बदल जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। V and lambda on the other hand. Sir, was that wavelength changes means the color should also change, no, sir? सोचना पड़ेगा, does the color depend on wavelength or does the color depend on frequency? उसके बारे The में color But depends on frequency- wavelength, sir. Frequency. So, but frequency also depends on Depends wavelength. upon na? the frequency. The wavelength, right? So frequency Sir, also no, depends upon frequency. wavelength. Na? देखो Color depends on मैं- frequency. इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमें रंग दिखता है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से दिखता है कि वेवलेंथ के हिसाब से दिखता है। ये चीज पे क्लैरिटी आ गई तो sir- तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने। जस्ट एक मिनट रुको, ये वाला पार्ट। Sir, was it experimentally found that the wavelength changes from medium to medium, sir? Yes. Or theoretically, sir, using the equation? देखो यहाँ पर ये वेव की इक्वेशन है। दिस इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ अ वेव, ठीक है? दिस इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ अ वेव। तो यार So थ्योरेटिकली it तो is ये आ ही not रहा है। found experimentally, it is found theoretically. Sir, explain now. नो आइडिया यार, नो आइडिया वेदर इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली और नॉट। देखो अभी क्या होता है कि फिजिक्स में अगर हर फॉर्मूले के पीछे
हम देखने लग गए कि यार ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यार काफी ज्यादा मेहनत लग जाएगी. बट कैन इट बी प्रूव्ड थ्योरेटिकली? यस, वी Yes. आर एबल टू प्रूव इट थ्योरेटिकली. ठीक है, वी आर एबल टू प्रूव इट थ्योरेटिकली. कब प्रूव कर पाएंगे? वेव्स नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें हम प्रूव कर देंगे कि यार ये फॉर्मूला वैलिड रहता है. चलेगा? Sir, using Fermat's principle here. नहीं यार, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल तो स्नेल्स लॉ को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है. Sir, okay, it is. सर फॉर्मेट्स प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रूव स्नेल्स लॉ. ओके, एंड स्नेल्स लॉ को ही प्रूव करने के लिए एक और प्रिंसिपल भी है, हाइगन्स प्रिंसिपल. ऑल्दो हाइगन्स प्रिंसिपल के बहुत सारे और काम होते हैं, बट इट कैन बी यूज्ड टू प्रूव स्नेल्स लॉ एज वेल. एनीवेज, आगे बढ़ते हैं. वी एन लैम्डा ऑन द अदर हैंड can change as light enters from one medium to another. अब देखो, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आया था हमारे पास, which was mu2 by mu1, उसको तुम कैसे लिख सकते हो? उसका एक दूसरा फॉर्म भी है कि भैया mu2 by mu1, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी mu2 को क्या लिख सकते हो? c by v2. mu1 को क्या लिख सकते हो? c by v1. सो ये आ जाएगा c by v2, ये आ जाएगा c by v1, where v2 and v1 are the speed of light in the given media. मीडिया 2 में, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट इज v2, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट इज v1. तो आ जाएगा v1 by v2. अब यहीं पे अगर मैं इसी को लैम्डा इंटू एफ लिख दूं और इसको लैम्डा इंटू एफ लिख दूं, तो मेरे पास लैम्डा 1 by लैम्डा 2 आ जाएगा. सही है? तो पहली चीज तो v1 by v2 लैम्डा 1 by लैम्डा 2 के बराबर है. कि भाई अगर मेरे पास एक लाइट रे है जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुस रही है, यहां पर लाइट रे की जो स्पीड है वर्सेस यहां पर जो लाइट रे की स्पीड है, इन दोनों का रेशियो लोगे तो सीधा वेवलेंथ्स का रेशियो आ जाएगा. v1 by v2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2 आ जाएगा तुम्हारे पास. नेक्स्ट, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे मीडियम 2 का रिलेटिव टू मीडियम 1, तो mu2 by mu1 वो किसके बराबर आएगा? दैट वुड बी इक्वल टू v1 by v2, व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू लैम्डा 1 by लैम्डा 2. फॉलो किया सब लोगों ने? यस सर. ठीक है, अलग से लिख भी देता हूं यहां पर भाई मैं म्यू के बारे में कि म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सर ये स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम है ना? हाँ यार, v1 and v2 आर द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम. मीडियम 1 में v1, मीडियम 2 में v2. c का मतलब है वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम में स्पीड की लाइट. हवा में जो म्यू की वैल्यू वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, तो उसको 1 ही इस्तेमाल किया करेंगे. जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे मीडियम के याद करने क्या? देखो यार, दी जाएगी हमेशा. इट वुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड टू यू. तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके सर. बट हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे एचसी वर्मा में कुछ क्वेश्चंस होंगे उनमें शायद ना दी जाए, तो वहां पर तुम्हें एचसी वर्मा के अंदर ही एक टेबल दिखेगा चैप्टर के शुरू में ही, वहां से वैल्यूज इस्तेमाल कर सकते हो. बट एग्जाम्स में इट वुड ऑलवेज बी प्रोवाइडेड.
डन सर। ठीक है, फिर मैं अगले पेज पे चलता हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन ओवर देयर। किसने अगर ये नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, ये रहा पहला सवाल। हो गया सब लोगों से? So 1 minute. 1 minute. हाँ सर। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं यार, काफी ज्यादा टाइम हो गया। कर दूं? Yes. Yes, sir. जिसका भी आंसर आया अपने आंसर्स एक बार लिख दो, चैट बॉक्स पे लिख दो अपने आंसर्स। $503। ओके, ईशान का सही है। स्पीड ऑफ लाइट इन this medium is 1.94 into 10 power 8. This is correct. 2111290 का भी सही है। यस, दिव्या का करेक्ट है। प्रियांश करेक्ट। ईशान, स्पीड ऑफ लाइट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई शायद, ये तो वैक्यूम से भी ज्यादा आ रही है। देखो कुछ मिस्टेक हो गया ना, इट कैन नॉट बी
ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। रिया का करेक्ट है, राघव आई थिंक सही कर रहा है, कैलकुलेशन नहीं करी। चित्राक्ष इसमें मिस्टेक लग रही है थोड़ी सी, 503 नैनोमीटर आया बाकी सब लोगों का, और वही सही है। रुचिर का सही है, आर्यन सही है, ध्रुव करेक्ट, वो 503 है बट ठीक है 500 भी एक्सेप्टेड है, नो प्रॉब्लम। रुचिर का सही है, सीमांत सौरभ सही है, एक्चुअली इट्स सीमांत। सीमांत ओके। तनिष्क का भी सही है, इंटू 10 पावर 8 भूल गया भाई, ठीक है ओके। ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिए, गुड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसी एक मीडियम में, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, उस मीडियम में वेवलेंथ दे दी है लाइट की, ठीक है। तो सबसे पहले लाइट जो भी तुम यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नए मीडियम में घुसने के बाद जो स्पीड होगी लाइट की वो c/μ हो जाएगी। चाहे तुम किसी भी फ्रीक्वेंसी किसी भी वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, ये हर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड रहेगा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन म्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, उसको 1.55 से डिवाइड कर देना है, तो ये अराउंड 1.94 के आसपास आ जाता है। सो दिस इज अराउंड 1.94 × 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो गिवन मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट 1.55 टाइम्स कम होगी कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो आंसर आ जाता है ये, ठीक है। बी पार्ट कि भैया इस मीडियम में व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन द गिवन मीडियम। अच्छा हवा में हाँ बोलो सर, ये जो 780 नैनोमीटर इन एयर दिया है, मतलब ये क्या है, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये मैं वही बता रहा हूँ। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे, लाइट वेव इन एयर। हवा में उसकी वेवलेंथ ये होती है, किसी और मीडियम में घुसने के बाद उस लाइट वेव की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, हाँ कि ना, सही बात है। सो लैम्डा इन एयर इज गिवन एज 780 नैनोमीटर, और तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लैम्डा इन द गिवन मीडियम। तो हमें पता है कि जब लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बट उसकी वेवलेंथ जरूर बदल सकती है, वेवलेंथ और स्पीड बदल जाती है। हवा में ये वेवलेंथ है, तो नए मीडियम में घुसने के बाद क्या उसकी वेवलेंथ होगी ये निकाल के बताना है, फॉलो। तो यहां पर सिंपल सा फंडा है, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू λ1/λ2, ठीक है। अब यहां पर सेकंड मीडियम इज द गिवन मीडियम, और 1 को बोल दो एयर, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू एयर और 2 इज इक्वल्स टू मीडियम। तो यहां पर तुम्हारे पास क्या आएगा, μ2 की वैल्यू 1.55 है डिवाइडेड बाय μ1, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, इज इक्वल्स टू λ1 व्हिच इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट रे इन एयर अपॉन λ2 व्हिच इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट वेव इन द गिवन मीडियम। तो λ2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है, 780/1.55 नैनोमीटर, तो ये अराउंड 503 के आसपास आ जाती है। दिस कम्स टू बी अराउंड 503 नैनोमीटर्स। फॉलो कर रहे हैं सब लोग? So we could have just said that lambda is proportional to the velocity, so like हाँ बिल्कुल, अगर तुम अगर वेलोसिटी लेते तो लैम्डा के जगह कहाँ पे, सर जिधर आपने लैम्डा लिया है ना 780/λ, हाँ उधर अगर हम दोनों वेलोसिटी कंपेयर करते तो, मतलब लैम्डास की जगह वेलोसिटी का रेशियो लेते हैं। हाँ सर। नहीं बट उससे लैम्डा कैसे निकालते तुम, हमें क्या करना है, हमें लैम्डा निकालना है, λ2 निकालना है व्हिच इज द वेवलेंथ ऑफ द गिवन लाइट वेव इन द गिवन मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। हवा में उस लाइट वेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बजाय स्पीड को ले सकते हैं। हाँ करेक्ट, इसकी जगह पर स्पीड ले सकते थे, इसकी जगह पर बोल सकते थे कि भाई v1/v2 इज इक्वल टू दिस, वैसा कर सकते थे, व्हाई नॉट, सही है ना।
भाई कितने लोगों को ये वाला सवाल वहाँ समझ में पर आया? शायद वो बोल रहा है कि वो v1/v2 लेता है और फिर वापस म्यू का वैल्यू डाल के फिर फॉर्मूला में v इज इक्वल टू c लाइक c डिवाइड बाय म्यू करके फाइंड करता है। अरे बात तो वही है मेरे हिसाब से, है ना? इट्स हाँ वन एंड सर। द सेम थिंग। जो गिवन चीज है उसके हिसाब से मैंने लिख दिया है। तो जो शॉर्टेस्ट हाँ हो सर। सकता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर ना भी है तो भी कर सकते हो, वो मैंने लिखा है। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये सवाल में जो चीजें दी उसी से सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, 20 लोगों को समझ में आया ये वाला सवाल, बाकी लोगों को क्या हुआ? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पीपल? कैन आई हेल्प यू? इज इट पॉसिबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? अगर हाँ तो बता दो यार, क्या कर सकता हूँ, क्या चीज समझाने से समझ में आएगी? सर आ गया समझ। सेकंड क्या क्या? सर प्रीवियस स्लाइड लेना ना। ये लो। थैंक यू सर। तो फिर हम डायरेक्टली एयर ले अगला क्या क्या? सर अगर वेवलेंथ दिया नहीं है कि एयर है तो फिर हम डायरेक्टली एयर ले सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दिया होना चाहिए कि हवा में है ये वेवलेंथ या फिर वैक्यूम में है, वो दिया होना चाहिए। अदरवाइज हमें क्या सपना थोड़ी ना आएगा यार कि किस मीडियम का वेवलेंथ दिया है ना? क्या बोलते हो? ठीक है, ये अगला सवाल। सर आई सेंड। आंसर भेजा? ओके, चेक करता हूँ, 1 मिनट है सब लोगों के पास, ट्राई करो इसको। डन सर। ओके, आई एम अज्यूमिंग सब लोगों ने ट्राई कर लिया। कर दो सॉल्व? यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है। सो वी आर प्रोवाइडेड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो एक्चुअल में क्या होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है। और इसकी वैल्यू क्या दी है, दिस इज गिवन एज 9 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट, अगली चीज जो हमें दी है दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, which is nothing but refractive index of glass with respect to air, मतलब upon air। इसकी वैल्यू दी है 3/2। पूछ क्या लिया, पूछा है कि भाई व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा एक मिनट, वाटर कहां पर आ गया? हाँ हाँ सर ठीक है, वाटर नहीं विद सही है, रिस्पेक्ट टू एयर। पहले वाले में वाटर। सो नेक्स्ट तुमसे क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या है, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। अब देखो ये जो है दिस वुड एक्चुअली बी इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू बाय म्यू है, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए होगा ये। अब इन दोनों से देखो कि म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए कैसे आ सकता है। तो मुझे क्या दिख रहा है, तो इसका रेशियो रेसिप्रोकल लेता हूं, इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी हो जाएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं म्यू जी बाय म्यू ए से, तो म्यू जी कट जाएगा, म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए आ जाएगा। हाँ कि ना? अग्री करते हैं सब लोग?
हाँ सर। यस सर। तो एक काम करो, यहाँ पर बोलो कि भाई म्यू डब्ल्यू कॉमा ए इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू बाई म्यू जी, जो मुझे पता है, इनटू म्यू जी बाई म्यू है। एक तरह से चेन रूल जैसा कुछ हो गया, तो ऑफ कोर्स चेन रूल नहीं है, वो तो डेरिवेटिव में होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज 8/9 इंटू 3/2। तो इसको काटो, इसको 1 बनाओ, इसको 3 बनाओ, इसको काटो, इसको 4 बनाओ, तो 4/3 आ गया। सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के मुकाबले 4/3 टाइम्स ज्यादा है, और हवा का तो ऑलमोस्ट 1 ही है, तो इसको वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। सही क्या भाई बताओ? अब इसी में देखो हाँ बोलो सर आई डिड साइन मिस्टेक, आई रोट 3/4। हाँ नहीं तो वो गलत हो जाएगा यार, ठीक है। पानी ज्यादा डेंसर है ऑप्टिकली कंपेयर टू एयर, तो ये म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक थ्योरी लिखवाता हूं मैं तुम लोगों को रिलेटेड टू दिस इटसेल्फ। ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई मान लो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 निकालना है, तुम क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3 कर सकते हो। ये फॉर्मूला है। अब इसका मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं कि भाई मान लो तुम्हें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कर दो। तो ये जो कॉमन चीज है ये गायब हो जाएगी पिक्चर से। समझ में आ रहा है? जी और जी कॉमन है, वो गायब हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या रह जाएगा, म्यू डब्ल्यू कॉमा ए रह जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी इनटू इसकी वैल्यू क्या है, म्यू जी बाय म्यू है। तो यार वो जो म्यू जी हो तो कटना ही है आगे ना। सही बात है, क्या बोलते हो? हाँ सर। You can also do it as mu of glass with respect to air divided by mu of glass with respect to water, right? Sorry, mu of glass with respect to air divided by mu of glass with respect to water. हाँ तुम क्या बोल रहे हो बेसिकली, इसका रेसिप्रोकल समझ गया मैं। हाँ अब देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, म्यू ऑफ 1,2 है, इसी को 1/μ2,1 लिख सकते हैं, इसी को 1/μ2,1 लिख सकते हैं। सोचो इसके बारे में, सही है क्या? हाँ, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज μ1/μ2, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज μ2/μ1। तो क्या ये इसका रेसिप्रोकल है? हाँ है, सही बात है ना। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, सुनो सुनो, अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पर हमें दिया हुआ था म्यू जी कॉमा डब्ल्यू एंड म्यू जी कॉमा ए, और पूछा गया था म्यू डब्ल्यू कॉमा ए। तो म्यू डब्ल्यू कॉमा ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। बीच में जी इंट्रोड्यूस करा दो, बीच में ग्लास इंट्रोड्यूस करा दो, बिकॉज ग्लास के साथ एयर का और ग्लास के साथ वाटर का दिया हुआ है हमें। सो यहाँ पर आ जाएगा म्यू डब्ल्यू कॉमा जी इंटू म्यू जी कॉमा ए। सही है क्या भाई बताओ? मैंने बीच में जी इंट्रोड्यूस करा दिया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो वापस यही चीज आएगी जो हम पूछी गई। अब क्या मुझे ये दिया गया? नहीं, मुझे तो इसका उल्टा कुछ दिया हुआ है। तब ये दोनों एक्सचेंज करने हैं तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो ये दोनों एक्सचेंज करने हैं तो रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज 1/μ जी कॉमा डब्ल्यू इंटू म्यू जी कॉमा ए। ठीक है, तब यहाँ पर ये चीज दे रखी है, तो यहाँ पर आएगा 1/9/8, 1/9/8, और यहाँ पर आएगा 3/2। सो आएगा 1/9/8 इंटू 3/2। तो वापस से वही आ जाता है, 4/3 आ जाएगा। बोलो सर, ये जो ब्लैक में स्टेप किया आप रिपीट करोगे प्लीज? हाँ श्योर। देखो ये जो सामने सवाल दिया होता है, सवाल में क्या पूछा था, ये चीज पूछी गई थी। हाँ, और दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि वाटर का ग्लास के साथ और हवा का ग्लास के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता, वाटर का ग्लास के साथ और हवा का ग्लास के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता। तो हमने सोचा क्यों ना ये वाली चीज इस्तेमाल की जाए कि बीच में कोई नया मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दे, ताकि वाटर का ग्लास के साथ और ग्लास का हवा के साथ कहीं पर पिक्चर में आ जाए। तो मैंने बीच में एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दैट इज ग्लास। तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू डब्ल्यू कॉमा जी इंटू म्यू जी कॉमा ए, कि भैया इसकी वैल्यू इसी के बराबर आ जाएगी। फाइनली कैलकुलेशंस करके देखना सेम आता है। अब ये भी नहीं दिया हुआ अपने को जी कॉमा डब्ल्यू दिया हुआ है,
अपने को तो जी कॉमा डब्ल्यू दिया हुआ है, तो क्या करो, इसका रेसिप्रोकल ले दो और इसको एक्सचेंज कर दो। तो मैंने रेसिप्रोकल ले दिया, नीचे ले गया और इसको एक्सचेंज कर दिया, वो जो डब्ल्यू कॉमा जी था उसको जी कॉमा डब्ल्यू कर दिया, उसको जी कॉमा डब्ल्यू कर दिया। अब मेरा काम हो गया है, दिस इज गिवन टू मी एंड दिस इज ऑल्सो गिवन टू मी, वैल्यूज यहाँ पर डाल दूंगा, 4/3 आंसर आ जाएगा। अगर इसमें मजा नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा काम करेगा ही हमेशा, ठीक है। ओके सर। सर विथ रिस्पेक्ट टू वाला हमेशा नीचे होता है ना? विद रिस्पेक्ट टू वाला हमेशा नीचे होता है मतलब? वो हम लोग ने लिखा है ना, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ हाँ, नहीं देखो वो तो क्योंकि मान लो तुम्हें ऐसा दे देता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 8/9 है, ऐसा दे देता, तो वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दे देता, तो उसको तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देता कि हाँ भाई ये तो मेरे को पता है। अगर तुम इसका रिवर्स दिया है तो रेसिप्रोकल में डाल देना, उसको रेसिप्रोकल में डाल देना। हाँ कि नहीं? सोचना यार इसके बारे में बाद में। आगे बढ़ सकते हैं? सर एक सेकंड। श्योर श्योर। सर डन, थैंक यू। ठीक है, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, किसी को अगर ये लिखना है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, ये अगला सवाल तुम लोगों के लिए, दिस इज बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। ये क्या बोल रहा है कि ये एक इंटरफेस है दो मीडियम्स के बीच का, ऊपर हवा है, नीचे पानी है, एक मीडियम हवा, एक मीडियम पानी, दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एब्सोल्यूट वाला। फिर बोलता है यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल दे दिया साइन इनवर्स 3/5। अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तुमसे पूछ रहा है शायद, ये तो 9th क्लास का, सॉरी 9th कब पढ़ते हैं पहली बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन? 10th का सवाल है। सर होगा। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? Sin -1 4/5. Sin inverse साइन 4. इनवर्स हाँ 4/5, साइन इनवर्स 4/5। Sin inverse 4/5. व्हिच इज 53 डिग्रीज बेसिकली, है ना? Yes. यस सर। ओके, 1 मिनट और दे रहा हूं ताकि सब लोग कर लें।
ओके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यार इसका आंसर बहुत सिंपल है, 53 डिग्रीज आता है, ये 37 डिग्रीज है। तो हम सिंपली स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि भाई लेट्स से तुम्हारा मीडियम 1 है और ये लेट्स से तुम्हारा मीडियम 2 है। किसी को भी 1 किसी को भी 2 बोल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जिसमें से आ रही है उसी को मीडियम 1 बोलना है, नॉट नेसेसरी। किसी को भी मीडियम 1 बोल दो, किसी को भी मीडियम 2 बोल दो। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, कि भैया इस मीडियम में लाइट रे नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रही है, वो वाला एंगल। तो μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, μ2 इंटू साइन आर। अब इस साइन आर की जगह साइन थीटा ए बोल दो, और ये जो है आई की वैल्यू हमें मालूम है। अब देखो आई इज साइन इनवर्स दिस, साइन को इस तरफ ले आओ तो साइन आई 3/5 हो जाएगा। सो μ1 की वैल्यू क्या है, 4/3 into sine of I which is 3/5 is equals to μ2 which is 1 into sine of theta A। तो sine of theta A हमारे पास आ गया है 4/5। मतलब क्या है, थीटा A की वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 है। बट यार ये तो स्टैंडर्ड एंगल ही है अब, जिसकी वैल्यू 53 डिग्री होती है, 53 डिग्री होती है। दिस इज 53 डिग्री। सही है? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ये सबको समझ में आ गया? Yes. देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, 10वीं का है, बट फिर भी मेरा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, स्क्रैच से पढ़ाओ सारी चीजें, जस्ट इन केस किसी ने 10वीं में नहीं पढ़ाई कर ली हो तो वो भी समझ ले। तो मैंने समझा दिया, किसी को दिक्कत है तो बता देना, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, मूविंग फॉरवर्ड। ये रहा अगला सवाल तुम लोगों के लिए। सर अगर वो दोनों μ1 μ2 चेंज करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा ना? हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसको 2 बोल देते और इसको 1 बोल देते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्नेल्स लॉ, यार म्यूट कर लो एक बार प्लीज। हाँ स्नेल्स लॉ सिंपली क्या बोलता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस एंगल का साइन इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस एंगल का साइन। बस इतना बोलता है। उसमें तुम्हारी मर्जी किस मीडियम को मीडियम 1 बोलना है, 2 बोलना है, 3 बोलना है, मीडियम नंबर 1 करोड़ बोलना है, तुम्हारी मर्जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, बस ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पर सेम मीडियम का म्यू और उसी मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका साइन आना चाहिए। ठीक है चलो अगला सवाल। हुआ? Yes, sir. Sir. So it's irrational. It's irrational, yes. That's correct. By 3 times here. C by 3 C by 3 root 2. C by 3 into root of 2 by 3. Oh. Yeah. जो भी आंसर आए चैट बॉक्स पे लिख दो, काम करो।
whatever is the answer that you're getting, उसको chat box पे लिख देना. सिर्फ ध्रुव का सही लग रहा है मेरे को यार, बाकी सब लोग कुछ ना मिस्टेक कर रहे हैं. अबे चित्राक्ष कैलकुलेट करके मत बता भाई, सी की टर्म्स में बता. प्रियल का सही है और ध्रुव का सही है. अच्छा, अब और लोग भी शायद सही आंसर दे रहे हैं. हाँ, चित्राक्ष सही है भाई, करेक्ट. कर दूं सॉल्व? ओके सर. यस सर. ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं. तो यहाँ पर देखो, दो मीडियम है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोल दो मीडियम ए, ऊपर वाले को. दिस इज मीडियम ए एंड इसको नाम दे दो मीडियम बी. ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके, अब बोलता है कि भाई जब मीडियम ए से लाइट घुसती है तो वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ वो 45 डिग्री है. सो ये रहा, यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो है 45 डिग्री. अब instead of going straight, it bends away from the normal and it starts making 60 degrees angle in this medium. यहां पर आई और ये नॉर्मल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है. तो ये बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ए का कि बी का? ए का. ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. मीडियम बी इज ऑप्टिकली रेयरर कंपेयर्ड टू ए. मीडियम बी इज ऑप्टिकली रेयरर कंपेयर्ड टू मीडियम ए. ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई जो मीडियम बी है ना, इसमें स्पीड ऑफ लाइट c/3 है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, म्यू की वैल्यू 3 है फॉर दिस मीडियम. और तुमसे क्या पूछा गया है? तुमसे पूछा है कि भाई इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से पूछ लिया. यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है v1 वो हो जाएगी c/μ1. तो μ1 अगर तुमने निकाल लिया तो तुम v1 की वैल्यू भी निकाल दोगे. हाँ कि ना? सही बात है. yes. ये मेरे को कैसे मालूम पड़ा? यहां से मालूम पड़ा क्योंकि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट 3 गुना कम है कंपेयर टू वैक्यूम. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 होगा. इट इज 3. तो देखो यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करूंगा सबसे पहले. तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? स्नेल्स लॉ बोलता है कि भाई μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R. ये बोलता है कि भाई इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस एंगल का साइन इज इक्वल्स टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इस एंगल का साइन. तो यहाँ पर μ1 इनटू sin 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू μ2 जो कि 3 है इनटू sin 60 डिग्रीज. sin 60 डिग्रीज तुम्हारा √3/2 होता है. sin 45 1/√2 होता है. सो μ1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 3 इनटू √3/2. तो यहाँ पर μ1 की वैल्यू क्या आ जाती है? 3 इंटू √3/2 हो जाएगा. कैसे? इस √2 को काटो, यहाँ पर √2 बना दो तो ये √3/2 हो जाएगा. ये μ1 की वैल्यू आ गई. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन μ1. तो यहाँ पर आ गया c/3 इंटू √3/2. ये आ जाएगा जो कि आ जाएगा c/3 इंटू √2/3. दिस इज द आंसर. समझ में आ रहा है सब लोगों को? सर वो कुछ लोगों कैसे आएगा? c/3 होगा ना? क्या क्या? c/3 का 3 उधर न्यूमरेटर में c कट हो जाएगा. ओके. हाँ, मतलब c के अंदर 3 × 10⁸ है. तो अगर 3 कट करना चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली राइट दिस एज √2/3
into 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा लिख सकते हो चाहो तो। और जैसा कि चित्राक्ष ने लिखा होता है, इसकी वैल्यू अराउंड 0.81 के आसपास कुछ आ जाती होगी। और अब सर आपने बोला ना सी के टर्म्स में लिखना है, तो फिर हम लोग ने सी हाँ क्यों नहीं काटा? सी की टर्म्स में लिख दो, सी की टर्म्स में ही छोड़ दो आंसर। वो तो देखो ऑप्शंस बनाने वाला तुम्हें आइडिया दे देगा कि यार किस फॉर्म में उसको आंसर चाहिए, है ना। ऑप्शंस लिखे होंगे अगर सी की टर्म्स में, तो सी की टर्म्स में लेके आओ। अगर वो इस तरह के फॉर्म में लिखे होंगे तो इस तरह के फॉर्म में आंसर लेके आ जाना। तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है आगे। जल्दी बताओ। यस ओके, ये वाला पेज कॉपी कर लो जल्दी से, अगर किसी ने नहीं किया तो। तो सर एक ही वैल्यू अगर सी के टर्म्स में लिखनी हो तो वो ये होगा क्या, a इज इक्वल टू c बाय रूट 6? a is equals to c by root 6। हाँ ये सर। क्या चीज है? सर स्पीड नहीं 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 नहीं, So it comes यार c by 3 root 6, I think, if you do that. 2c by 3 root 6. 2 से ऊपर नीचे रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2c by 3 into root 6 की हो जाएगा। ये v1 की वैल्यू है, 2c by 3 root 6, है ना। रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 2c हो जाएगा, नीचे 3 into root 2 into root 3 root 6 हो गया, तो ये बन जाता है। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास मल्टीपल बाउंड्रीज हैं। यहाँ पर एक प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस है, फिर एक और रिफ्रैक्टिव सरफेस जो कि प्लेन है, फिर एक और और ये सारे के सारे पैरेलल हैं एक दूसरे के। ऑल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है यहाँ पर हवा है, फिर पानी है, फिर ग्लास है, फिर ऑयल है। इस तरह का कुछ हो सकता है कि यार पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम, चौथा मीडियम, फिर वापस या तो हवा में आ जाए, फिर किसी पांचवें मीडियम में घुस जाए, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर हम एक स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, सारी बाउंड्रीज एक दूसरे के पैरेलल हैं। all the surfaces, all the refractive surfaces are parallel to each other and all of them are planar। समझ रहे हो? उसके लिए कुछ डेराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन कैन आई से mu1 sin i1 is equals to mu2 sin i2। mu1 sin i1 is equals to mu2 sin i2, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? यहाँ पर i1 क्या है? i1 यहाँ का इंसिडेंस एंगल है, i2 ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया, रिफ्रैक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी। सही है? जल्दी बोलो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हाँ, mu1 sin i1 is equals to mu2 sin i2 हो जाएगा। ये कहां से आया? ये आया मेरे पास पहले रिफ्रैक्शन पे स्नेल्स लॉ लगाने से। जो पहला रिफ्रैक्शन हुआ इधर पे, वहां पे मैंने स्नेल्स लॉ लगाया तो ये आ गया मेरे पास। अब देखो जो दूसरा रिफ्रैक्शन होगा इसके बारे में बात करते हैं। ये बताओ अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों के परपेंडिकुलर्स भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, हाँ कितना? यस सर। तो ये वाली लाइन इधर पे जो एंगल बना रही है, इधर पर भी वही एंगल बनाएगी कि भैया ये एंगल अगर I2 है तो ये वाला एंगल भी I2 हो जाएगा, हाँ कितना? यस सर। अब वापस से अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा? mu2 sin i2 is equals to mu3 sin i3। mu2 sin i2 is equals to mu3 sin i3। तो यहाँ पर लिख दो mu3 sin i3। सर एंड सो ऑन होते जाए। एग्जैक्टली। अब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर वापस से स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा? mu3 sin i3 is equals to mu4 sin i4 is equals to mu4 sin i4 लिख दो। फिर यहाँ पर वापस से लगाओगे mu4 sin i4 is equals to mu5 sin i5 is equals to mu5 sin i5 और ऐसे चलाते जा सकते हो। सर वॉइस क्रैक हो रही है। नहीं। हेलो? No sir. Anyways, समझ में आ गया ना? So by the end will we get, it doesn't matter what it passed through before, at the end u1 and u5 will have the same result as if it just passed directly। Exactly। तो यहाँ पर क्या होगा? इधर का एंगल
और इधर का एंगल जो है उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। mu1 sin i1 is equals to mu5 sin i5, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, बाय द वे इट इज वैलिड ओनली इफ ये Okay, only when they are parallel. Okay, okay. हाँ, वैलिड ओनली इफ द सरफेसेस आर पैरेलल, ठीक है, अदरवाइज वैलिड नहीं रहेगा। सबको क्लियर है भाई? Sir, your every angle is different. हाँ, ईच एंगल माइट बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मान लो ये हवा है, फिर पानी है, फिर ग्लास है, फिर ऑयल है, फिर कुछ और है, तो ये एंगल लेट्स से हाँ हम चालू करते हैं किसी छोटे मोटे एंगल 30 से लेट्स से चालू करते हैं, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, सॉरी ये दोनों तो सेम होंगे, i1 i सॉरी i2 i2, हाँ तो ये सर कुछ और होगा, फिर ये कुछ और होगा, ये कुछ और हो सकता है, तो ऑल दी एंगल्स कैन बी डिफरेंट, ठीक है, बट वो सभी एंगल्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे अगर सारे सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो। अब देखो यहाँ पर एक स्पेशल केस बताता हूँ मैं तुम लोगों को, कि अगर मान लो यहाँ पर भी सेम मीडियम और यहाँ पर भी सेम मीडियम, कि मान लो बीच में हमने कुछ तो रख दिया था, बट ऊपर हवा है और नीचे भी हवा है, या फिर पानी है ऊपर और नीचे भी पानी, ऐसा कुछ है, तो स्पेशल केस में होता क्या है, हमें मालूम पड़ता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आ जाते हैं, i1 और i5 बराबर आ जाता है। सो देयर इज अ स्पेशल केस, स्पेशल केस नंबर 1 बोल दो, कि भाई इफ mu1 is equals to mu5, then i1 is equals to i5 आ जाएगा। कैसे आएगा देख लो, इसको इसके बराबर करो, mu1 mu5 बराबर है तो कट गए, sin i1 sin i5 बराबर, तो i1 और i5 भी तो बराबर होंगे, दोनों का साइन बराबर है, तो वो दोनों एंगल्स बराबर आ गए। सही बात है। बट सर फिर उन लोग का जो मैटर होगा वो भी सेम होना चाहिए ना, मतलब वो वाटर है तो mu5 वाला भी एरिया वाटर होना चाहिए ना। हाँ, मतलब यहाँ पर जो भी मीडियम है फाइनली यहाँ पर भी वही मीडियम है, बीच में कुछ और था, बीच में यहाँ पर कुछ कुछ और था, है ना। हाँ तो देखो अभी क्या होता है, हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। अगर mu1 और mu5 बराबर हैं तो इसको एमर्जेंट रे बोलते हैं, कि भाई वापस उसी मीडियम में आ गई, है ना। तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल आ जाती है, कि नॉर्मल के साथ इसने जो एंगल बनाया है, नॉर्मल के साथ ये भी वही एंगल बना रही है, वही एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, समझ रहे हो। तो ये वाली लाइन, ये लाल वाली लाइन, कौन सी, ये लाल वाली लाइन और ये लाल वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है सेम हो जाता है। समझ में आ रहा है? सर वो दोनों मीडियम सेम है इसीलिए सेम हो जाता है ना। हाँ, इसलिए सेम हो जाता है कि अगर mu1 और mu5 बराबर है, मतलब सेम मीडियम यहाँ, सेम मीडियम यहाँ, सेम मीडियम यहाँ, तो ही ये चीज वैलिड है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सो द एमर्जेंट एंड इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। द इंसिडेंट रे, the incident ray and emergent ray are parallel to each other. समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, मुझे लगा डिस्कनेक्ट ना हो गया। स्पेशल केस नंबर 2, कि अगर मान लो पहला एंगल 0 है तो बाकी सारे एंगल्स क्या आएंगे? 0 नॉर्मल। तो Exactly. सभी नॉर्मली निकल जाएगा। इफ i1 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 होना पड़ेगा, ये भी 0, ये भी 0 होना पड़ेगा, ये भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो रे होगी वो अनडिविएटेड पास कर जाएगी, कहीं पर मुड़ेगी नहीं, वो सीधा सीधा पास कर जाएगी। हाँ कि ना? यस सर। हाँ सर। बस एक चीज याद रखना भाई, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये पैरेलल सरफेसेस के लिए वैलिड है। सरफेसेस पैरेलल नहीं होंगे तो तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। क्या मेहनत करनी पड़ सकती है उसके ऊपर बेस्ड एक सवाल दूंगा मैं तुम लोगों को अगले पेज पे। सर स्पीड भी सेम होगा? स्पीड सेम नहीं होगा, स्पीड अलग अलग होगा। यहाँ पर अलग स्पीड, यहाँ पर अलग स्पीड, यहाँ पर अलग स्पीड, यहाँ पर अलग स्पीड, और यहाँ पर सेम हो सकती है अगर mu1 और mu5 सेम हो तो, है ना। हाँ सर। In such a case,
Light crosses all the mediums. Without deviation. Exactly, light crosses. सर ये जो स्पेशल केस वन था वो वैसा ही कुछ है ना कि ग्लास स्लैब पे एंटर कर रही है लाइट और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम लोगों ने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, है ना, कि तुमने यहाँ पर कुछ पिन लगाई तुमने, है ना, और फिर यहाँ पर तुमने पिन्स लगाई, यहाँ पर कुछ पिन्स लगाई, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट थोड़ा सा इनके बीच में गैप होता है थोड़ा सा, है ना, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। एक लाइन ये है और एक लाइन ये आती है, ये इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे। और तुमने देखा होगा कि यार लैटरल शिफ्ट आता है इसके बीच में, ये तुमने 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा। खैर मुझे पता नहीं कोविड में ये सब एक्सपेरिमेंट करवाए होंगे तुम लोगों से कि नहीं, बट हमसे करवाया था 10th में, मुझे याद So for us, like there were 2 days where it was open and we did the experiment. हम लोग ने 10th में किया हमने था। 10th में So भी we किया did it था 10th. चलो एनीवेज, ना भी किया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम YouTube पे देख सकते हो, ग्लास स्लैब की वजह से लैटरल शिफ्ट आता है, वैसा कुछ लिख सकते हो YouTube पे। सो लाइट क्रॉसेस ऑल द मीडिया, ऑल द मीडियम्स, तो मीडिया जो भी बोलना तुम्हें, या फिर ऑल द बाउंड्रीज, इवन बेटर, अनडिविडेड। सर प्रीवियस क्वेश्चन एक बार समझाना। पिछला सवाल समझ में नहीं आया था, ये हाँ बोला। सर, हाँ सर। देखो तुम्हें ये समझ में आ गया म्यू2 की वैल्यू 3 क्यों है? नो सर। देखो क्या बोला है, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c/3 है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ? किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? c अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा तो हाँ यहाँ पर c/3 दी है, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। यहाँ का म्यू पता है, यहाँ का एंगल पता है, यहाँ का एंगल पता है, तो इसका म्यू निकाल सकते हैं क्या बताओ? इसका म्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा। अब यहाँ का म्यू आ गया, तो c अपॉन म्यू1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, हाँ कि ना? यस सर। क्या किया मैंने, वापस से रिपीट कर दो जल्दी से। पहले मैंने किसकी वैल्यू निकाली? म्यू2 की निकाली। उसके बाद कौन सा लॉ लगाएंगे और क्या निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगाया और उससे हम लोगों ने म्यू1 की वैल्यू निकाली। उसके बाद क्या किया? स्पीड ऑफ लाइट चाहिए मीडियम ए में, तो वो क्या होगी? हाँ c/μ1 होगी, है ना? c/μ1, हाँ सर। ओके ठीक है। हाँ सर, वो मैंने ना पहले c/3 ले लिया था आंसर में, जिधर मल्टीप्लाई बाय 3 किया ना, इसके लिए मेरे को नहीं आ रहा। समझा। अब ये वाला जल्दी से कर लो भाई, लिख लो, ये जल्दी से कॉपी कर लो। तो देखो यहाँ पर मारुति बनाना सिखा दिया, अगले पेज पे लैम्बोर्गिनी बनाने को देता हूँ। आप मीम चलती थी पहले हमारे टाइम पे कि प्रोफेसर क्लास में सिखा रहा है मारुति बनाना, एग्जाम में पूछ रहा है लैम्बोर्गिनी कैसे बनेगी। सर 1 सेकंड, आप लास्ट स्लाइड पर जाओगे? ये लो, लिख लिया? हाँ सर। ये वाला पेज भी लिख लिया सब लोगों ने?
सर वो TW का कब डिस्कस करेंगे हम लोग? डाउट सेशन। ओके सर। डन, लिख लिया सब लोगों ने? हेलो। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देता हूं। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है कि ये पहला सरफेस है जहां पर रिफ्रैक्शन होगा, ये दूसरा सरफेस है। आर दीज टू सरफेसेस पैरेलल टू ईच अदर कि नहीं है पैरेलल? क्या लगता है? नहीं है। They're Yes, not sir. parallel. तो यहाँ पर जस्ट इससे पिछले पेज पे जो भी तुमने फॉर्मूला लिखा था ये वैलिड नहीं रहेगा, है ना? दिस वुड नॉट बी वैलिड एनी लॉन्गर। तो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग से स्नेल्स लॉ लगाओगे, यहाँ पर अलग से स्नेल्स लॉ लगाओ, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ये जो ट्राइंगल है एक स्पेशल तरह का ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बेस एंगल्स शायद बराबर हो, तुम लोग सोच लेना। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। So here n is the refractive index. हाँ, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू की जगह n से भी डिनोट करते हैं। Okay.
हो पा रहा है? Yes, सर sir. 1 second सर. सर वो ई मिल गया है सर, वो आर का नहीं. आर मिला है? नहीं सर, ई मिल गया है. ई मिल गया ना? हाँ सर. Yes, sir. Email तो गया. सर E आर मिलने नहीं के मिल रहा No, है. we don't need to find R. We need to find E only. Anyway. Oh, we have No, to find R. Oh. find the angles निकालने. angles R dash E. An Oh, found R. isosceles Found R. triangle. Yeah. If you find R, you'll find R dash. Yeah. and yeah. Sir, हाँ E is, sir, we message. तुम ऐसे ही बता दो ई की वैल्यू क्या आ रही है. Sir, 60 degree. So E is 60 Yes, sir. E degrees. is 60 and R is 30 R is degrees. 30 degrees. Yeah. Okay. But sir, how to find that R? Arey, once you get, you Write got Snell's law on the first surface. No? first surface direct. Okay. बट तुम्हें ई की वैल्यू डायरेक्टली कैसे मिली यार? सर सर हम लोग उसमें को लगा मालूम कि वो पड़ गया ना कि सर वो इमरजेंट गैस उसको डायरेक्टली नहीं, अरे ऐसा नहीं, वो इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना. हाँ और हाँ. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से फाइंड आउट किया सर. अच्छा, बट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से कैसे लगाया? मैं समझा नहीं. सर हाँ सर, मैं बताता हूँ. सर वो एंगल 60 डिग्री इक्वल टू आर डैश प्लस वो जो एक एंगल है ना सर ट्रायंगल का वो. और हाँ सर हाँ. सिमिलरली एंगल ई इज इक्वल टू आर प्लस वही जो मेन एंगल है वो. और हम लोग को मालूम है कि रेडियस है एक मिनट. दोनों साइड उस हिसाब सुनो से. सुनो सुनो पर सुनो वो सुनो दोनों सुनो. थोड़ी क्या प्लेन. अरे यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. क्या ये 60 डिग्री ये वाला एंगल है? नहीं. 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 तो आर प्लस आर डैश 60 डिग्री नहीं होगा भाई. तुम समझ रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो कि भाई ये वाला जो एंगल है, सॉरी तुम कौन से एंगल की बात कर रहे हो एग्जैक्टली? तुम ये आर है, ये आर है. वो 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल. यस सर, वो कौन सी वाली? थ्योरम था ना R plus R dash. तुम इसकी बात कर रहे हो? ये वाला एंगल है क्या ये? अच्छा हाँ सर, नहीं ये नहीं, ऊपर वाला. ऊपर वाला ये जो कुछ भी. हाँ सर, ये एक्सटीरियर. एक्चुअली में तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम किसके बारे में बात करता है भाई? कौन से एंगल के बारे में बात करता है? अच्छा हाँ सर, आया सर, वो एक्सटेंड हो रहा है उसके लिए. लेकिन बिना R निकाल सकते हैं हम लोग 60 डिग्री. बिना आर निकाले कैसे निकालेंगे बताओ? तो क्योंकि दोनों R जो R और R डैश है दोनों सेम है. हाँ हाँ. तो U इक्वल्स टू साइन I अरे U1 इंटू साइन 1 इंटू इज इक्वल टू U2 इंटू साइन 2. ओके. तो जो इन दोनों का अंदर का जो साइन है वो दोनों सेम है, तो फिर बाद में जो और ये बाहर का हाँ रिफ्रैक्टिव ठीक है, ठीक है, समझ गया. गुड गुड गुड. हाँ ऐसे कर सकते हो, बीच में आर को इन्वॉल्व करके बिना उसकी वैल्यू निकाले फाइनली उसको ई से इक्वेट करके निकाल सकते हो. यस दैट्स पॉसिबल. गुड. We got lucky to the isosceles here, so we could directly somehow we could use what we had from last, what we showed last slide. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो देखो यार यहाँ पर सुनो, मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व. कि 1 मिनट और चाहिए. हो गया सर. कर लो सर, हो गया. मैं सॉल्व कर देता हूँ. तो देखो पहला रिफ्रैक्शन सरफेस ये है. दिस इज द फर्स्ट सरफेस जहां पर रिफ्रैक्शन होगा. दूसरा सरफेस ये है. इन दोनों सरफेसेस पे नॉर्मल बनाओगे तो ये नॉर्मल पहली वाली, सॉरी ये वाली, ये पहली नॉर्मल और ये दूसरी नॉर्मल. तो ये जो डॉटेड लाइन है ये नॉर्मल्स है. इसको एन डैश नाम दो, उसको एन नाम दे दो, चलेगा? क्या बोलते हो? ये नॉर्मल है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, एंड ये वाली भी नॉर्मल है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर.
अब देखो हम क्या बोलेंगे, पहले हम इस ए पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ए, फिर हम बात करेंगे बी पॉइंट के बारे में। सो एट ए हम पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, ये भाई μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया इंसिडेंट रे ने वो 60 डिग्री है, यहां पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया रिफ्रैक्टेड रे ने वो r है। तो μ1 which is 1 into sin 60 degrees is equals to μ2 जो कि √3 है into sin r। तो यहां से क्या आएगा, ये √3/2 है, √3 कट जाएगा तो sin r की वैल्यू हाफ आ जाएगी, sin r की वैल्यू हाफ आ जाएगी, मतलब r की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, मतलब r की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ठीक है, r की वैल्यू आ गई। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये वाला, तो कौन सा ट्रायंगल, इस सेंटर को नाम दे दो O। तो OA भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके बेस एंगल्स बराबर होने चाहिए। सो ट्रायंगल OAB इज आइसोसेलेस। This implies r is equals to r dash is equals to 30 degrees. यार वो तो राइट था ना, लेकिन जो आपने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल था। हाँ आइसोसेलेस तो है ही, आइसोसेलेस तो है ही ट्रायंगल। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर अब वापस से बी पे स्नेल्स लॉ लगा दो। सो एट बी अगेन तुम स्नेल्स लॉ लगाओ। अच्छा बाय द वे यहाँ पर डिविएशन पूछा इन्होंने, तो एक काम करता हूँ, एक एक करके डिविएशन भी निकाल देता हूँ। तो बताओ पहली बार किस तरफ डिविएशन हुआ है, ये सब सीधा जानने वाली थी, ये क्लॉकवाइज डिविएट हुई है कि एंटी क्लॉकवाइज डिविएट हुई है? क्लॉकवाइज डिविएट हो गई। सीधा अगर जाती तो ये 60 डिग्री एंगल होना चाहिए था, बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी ये 30 डिग्री ही रहेगी एंगल, तो ये कितने से घूम गई है? 30 डिग्री। तो Δ1 जो है, Δ1 लिख देते हैं प्लस 30 डिग्री, पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये डिविएशन है, दिस इज द फर्स्ट डिविएशन। अब देखो उसके बाद बी की बात करते हैं। और वैसे क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है ना? अरे तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर लो। यहाँ पर तो हमें डिविएशन पूछा गया, तुम मैथ्स की बात कर रहे हो, तुम मैथ्स की बात कर रहे हो, मैं समझ गया। यहाँ पर भी यार तुम्हारी मर्जी है, माइनस लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तुम्हारे हाथ में होता है साइन कन्वेंशन। अब देखो बी की बात करते हैं। But they have asked us for the magnitude only, right? एग्जैक्टली नहीं, तुम डायरेक्शन भी बता देना कि यार क्लॉकवाइज घूमी है इतने एंगल से कि एंटी क्लॉकवाइज घूमी है किसी एंगल से, वो सब हाँ बता सर, देना। हाँ। सर μ3 1 है ना वापस? हाँ अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्मल है, हाँ दिस इज द नॉर्मल, एंड यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये भाई इस मीडियम में घुस रही है, इस मीडियम से एंटर कर रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है। तो ये जो बाहर वाला मीडियम है वो n इक्वल्स टू 1 है या फिर म्यू इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर वापस से स्नेल्स लॉ लगाओगे, √3 इंटू साइन r डैश, √3 इंटू साइन ऑफ r डैश इज इक्वल्स टू 1 इंटू साइन e। तो यहाँ पर वापस से तुम साइन r डैश को डाल दो, हाफ आ जाएगा, तो साइन e की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास √3/2, √3/2। तो e की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, e की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब देखो वापस से क्या होगा, ये अगर सीधा जाती तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल होता, बट ये 30 डिग्री और घूम गई, किस तरफ घूम गई है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, वापस से क्लॉकवाइज घूम गई। तो Δ2 भी प्लस 30 डिग्रीज है, तो पहली बार 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, दूसरी बार भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, तो टोटल डिविएशन जो आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। सो टोटल डिविएशन जो आएगा वो आएगा Δ1 प्लस Δ2, और क्योंकि सारी चीजें साइन कन्वेंशन के साथ हैं तो ये अपने आप फैक्टर इन कर लेगा कि भाई फाइनली क्या होगा। तो एनीवेज बट यहाँ पर आसान वाला केस है, दोनों ही पॉजिटिव है। सो 30 डिग्री, हाँ टोटल 60 डिग्री क्लॉकवाइज डिविएशन आ गया, 60 डिग्री क्लॉकवाइज डिविएशन आ गया। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो रे है, ये जो रे है, सुनो, ये वाली जो रे है वर्सेस ये वाली जो रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल एमर्जेंट रे, उन दोनों के बीच में डिविएशन क्या है, 60 डिग्री का डिविएशन, कि भाई इंसिडेंट रे सीधा जाने के बजाय फाइनली 60 डिग्री घूम कर जा रही है, ऐसा कुछ इसका मीनिंग है। समझ में आ रहा है? यस सर। कि भाई अगर मैं इनिशियल जो इंसिडेंट रे है और जो फाइनल एमर्जेंट रे है दोनों को
ज्वाइन करो, इसको एक्सटेंड करो और इसको भी एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दो, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है कि भाई इंसिडेंट रे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 डिग्री घूम करके जा रही है। दिस इज द इमर्जेंट रे। सबको समझ में आया भाई? बताओ। यस सर। सर एक बार डेल्टा 2 30 डिग्री कैसे आया वो समझाओ। हाँ देखो, यहाँ पे अगर ये सीधा निकलती तो ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल भी 30 होना चाहिए था, है ना? बट ये वाला एंगल हमारे हाथ में कितना आ रहा है? टोटल एंगल कितना आ रहा है? लाल वाला 60 आ रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? जो ब्लू वाली रे है, जो ब्लू वाली रे है वो 30 डिग्री से मुड़ करके इस लाल वाली डायरेक्शन के अलोंग जाती है, हाँ कि ना? तो जो ब्लू वाली रे है इधर पे जो मैं दिखा रहा हूं, ये एक्चुअली 30 डिग्री से घूम करके फिर इस तरफ जा रही है। तो हैज इट डिविएटेड? यस इट हैज। बाय व्हाट एंगल? 30 डिग्रीज। किस तरफ? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो ये हाँ, ये रे अंदर आई, पहले घूम गई, फिर ये वापस से घूम रही है, फिर ये वापस से घूम रही है, तो 2 बार घूम रही है। यहाँ पर घूम गई थोड़ी सी, फिर यहाँ पर वापस से थोड़ी सी घूम गई, तो 2 बार घूमी है। दोनों डिविएशंस को ऐड कर देना, है ना? ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। सर एक Next मिनट वो पार्ट दिखा सकते हैं आप? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। Thank you, sir. Bye. Okay, So, sir. Bye. so I know you Bye, said sir. you will discuss the TWT in doubts, but there was one question which was bugging me, which was the concave mirror one, and they told the height as x, and they asked if you send out a ray, then the distance from the reflected rays intersection with the principal axis and the pole is what? And then, so my question there was, did you have to use the actual case or the case that we use normally, which is if it's close enough it will be paraxial? सॉरी यार, मैं बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस से बताओ क्या बोल रहे हो? Okay. So in the paper there was a question which said the height अरे of the पेपर डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी, विल डिस्कस द पेपर, डू नॉट वरी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया भाई तुम लोगों ने? yes. ठीक है, पेपर डिस्कशन हो जाएगा यार, अभी 2-3 दिन में तुम्हारा डाउट सेशन है ही, कब है पता नहीं, आज कल में ही होगा, तो उस दिन हम कर लेंगे डिस्कस, डोंट वरी। चलो, आई विल सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.